नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी दिशा निर्देश देंगे। इस बैठक में बीजेपी के विधायक, मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हैं। चुनावी साल होने के कारण ये बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में बिहार में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। राजनाथ सिंह इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के मंत्र देंगे और साथ ही किन मुद्दों को चुनाव में प्रमुखता दी जाए, इस पर भी गहन मंथन होगा। खास तौर पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और एनडीए सहयोगियों के साथ समन्वय को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में बिहार में सड़क, रेल, बिजली, ग्रामीण विकास, मखाना बोर्ड और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी परियोजनाओं को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार के सियासत में आज हलचल बेहद तेज है और इसकी बड़ी वजह है आज पटना में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। इस बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो इस बैठक को संबोधित करेंगे और इस बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। और खासकर इस बैठक के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि बैठक में जो लालू प्रसाद यादव ने भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर वाला जो विवाद हुआ था, उसको लेकर भी निंदा प्रस्ताव पारित करने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि ये बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा भी सेट करने की कोशिश में दिख रहा है। इसके अलावा इसमें जो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे और उस पर गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में बूथ पर कैसे मजबूती हो, इसको लेकर भी चर्चा हो गई। यानी कि अगर कुल मिला कर देखें तो राजनाथ सिंह विधानसभा चुनाव में जीत कैसे मिले, इसे लेकर कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी देंगे। चूंकि राजनाथ सिंह एक केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनका आज यहाँ पर आना और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होना इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि बिहार विधानसभा के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और इस प्रदेश कार्य समिति में आज वो तमाम टिप्स नेताओं को मिलेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में और कुछ क्या निकलता है और राजनाथ सिंह प्रदेश कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ टिप्स देते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी का और ज्ञान भवन में करीब 1200 हमारे कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और केंद्रीय मंत्री, राज्य के सभी मंत्री और सभी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता पूरे बिहार के इसमें आएंगे और हम लोग इसमें राजनीतिक प्रस्ताव लेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव में हम लोग सरकार के जो 11 वर्ष के भारत सरकार की उपलब्धि है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ आनंद अमृतराज इस वक्त सीधे लाइव जुड़ेंगे। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायकों के लिए, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली है। क्या बड़ी तैयारी वहां पर की गई है? देखिए, बिल्कुल, देखिए हमारे ठीक पीछे ज्ञान भवन है और ज्ञान भवन में इस वक्त आप कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनके आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और 11 बजे राजनाथ सिंह जब पटना पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का जो विधिवत शुरुआत होता है वो हो जाएगा। जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, चुनावी साल में ये बैठक न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पर आना और इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधन करना है, इस मायने में भी खास हो जाता है क्योंकि इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, क्या रणनीतियां तय की जाए,
क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार के जो 11 साल है उनके 11 साल के कार्यकाल के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और इसके अलावा 20 साल से जो एनडीए की सरकार है उसमें एनडीए की सरकार ने बिहार की जनता के लिए क्या कुछ विकास कार्य किए हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो जाहिर तौर पे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव भी सम्राट चौधरी हैं वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो लालू यादव और अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर करके जो विवाद हुआ था उसको लेकर भी निंदा प्रस्ताव है, यानी कि इसमें राजनीति का पुट भी भरपूर भरने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे ये बैठक इस महीने भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंटू जी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। मंटू जी, कितना महत्वपूर्ण है बैठक ये बीजेपी के लिए? ये पार्टी का कार्यक्रम, सब कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है, चाहे पंचायत के बैठक हो, जिला के बैठक हो या राज्य के बैठक हो, सारे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब दल पार्टी परिवार पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी है, और परिवार हम लोग पूरा देश को राज्य को परिवार मानते हैं। इस तरह हमारी पार्टी चल रही है, और इसमें एक समान कार्यकर्ता भी किसी भी ऊंचाई पर जा सकता है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खूबी इस पार्टी की। ऐसे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जाए कि एनडीए के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाए? एनडीए के लिए। अब तो एनडीए है, बीजेपी, जदयू, लोजपा, हम, राष्ट्रलोपा नहीं है। अब सब लोग एनडीए की तरह काम करते हैं। एनडीए में मेरा कितना योगदान ज्यादा, सबसे ज्यादा रहे, यह बीजेपी का तय करेगी। हमारा सब लोग चाहेंगे कि हम सबसे ज्यादा मजबूती से लड़े, सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता एक्टिव हो, उसका लाभ हमारे सभी एनडीए सहयोगी दल को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन जो बाबा साहब की तस्वीर के साथ जो विवाद हुआ था, जिसको लेकर आप लोगों ने काफी किया, उसको लेकर भी निंदा प्रस्ताव है, इसे क्या माना जाए? देखिए, कोई किसी हमारे महापुरुष या किसी महापुरुष दुनिया के हों, देश के हों, महापुरुष की कोई जाति धर्म पार्टी नहीं होती। किसी महापुरुष के अपमान कोई करेंगे तो वो भाजपा के लिए अपमान हो। इसलिए होता है कि भाजपा देश के लिए लड़ती है, किसी राज्य के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। पूरे देश हमारे भावना में है, और देश के लिए जो खिलाफत हो उसको हम खिलाफत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। प्रमोद जी, इस बैठक को किस मायनों में महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण माना जाएगा? देखिए, अति महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये चुनावी, राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे आना, आप लोग के लिए टिप्स देना, ये कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, हम लोग के अभिभावक हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, और माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो इसलिए वो संगठन के आदमी हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण बैठक है चुनावी दृष्टि से। बिल्कुल। देखिए, हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी, जो कार्य समिति के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक मंत्री हैं और विधायक है, उन्होंने बताया कि इस कार्य समिति के बैठक को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनडीए के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, और बीजेपी के नेता ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं। जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह का यहाँ पे आना, और जब वो संबोधन करेंगे, और संबोधन में वो क्या कुछ टिप्स देंगे, कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करनी है, वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो 1200 प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वो जब जो पूरे बिहार से आते हैं, जब वो इस बैठक में शामिल होंगे। और आनंद, अभी भी आप भी चर्चा कर रहे थे, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आम्बेडकर की उस तस्वीर को लेकर क्या यहाँ इस बैठक में भी चर्चा होगी, जो लालू प्रसाद यादव को लेकर चर्चा का विषय बन गई थी? देखिए, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुबह में ही बयान दिया है, उन्होंने हम लोग से बातचीत में, कि इस पर एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। जाहिर तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को लगातार गर्म रखना चाहती है, और इसी वजह से जब इस कार्य समिति की बैठक में जब इस मुद्दे को निंदा प्रस्ताव के तौर पर लाया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी इस पूरे मामले को विधानसभा चुनाव तो गरमाने के मूड में है। इसी वजह से ये बैठक इस महीने भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर जो निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी खुद दिलीप जायसवाल ने दी है, तो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण इस मामले में भी हो जाता है कि बिहार में जो दलित वोटर की अच्छी खासी अहमियत है, और जो अति पिछड़े उन तमाम लोगों की काफी वाकई आनंद, उन सभी को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर है ये बैठक काफी बड़ी है, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर सबसे जरूरी मुद्दा हो जाता है सीटों के बंटवारे का, और इसके अलावा घोषणा पत्र का। क्या एनडीए घटक दल या बीजेपी की तरफ से क्या घोषणा पत्र बिहार की जनता के लिए लाया जाएगा, इस पर भी किसी तरह की कोई चर्चा इस बैठक में होनी है? देखिए, शायद सीटों को लेकर इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नई बात की जाएगी, और घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ इसमें चर्चा नहीं होगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक रामसूरत राय भी मौजूद हैं। रामसूरत जी, ऐसे तो इसमें कई मुद्दे चर्चा होंगे, लेकिन क्या आने वाले समय में जो बीजेपी का घोषणा पत्र हो सकता है, या क्या कुछ हो सकता है, इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है क्या?
बिल्कुल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि नया होगा। निश्चित तौर पे हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये हमारा रूटीन वर्क है। मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। तो ये कार्य समिति हमारी एक प्रक्रिया, लेकिन चुनावी वर्ष है तो आप में बहुत जिज्ञासा, मन में बहुत उत्साह कि कब सीट बढ़ जाए, कब किसको टिकट मिल जाए। तो धैर्य रखा जाए कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोर कमेटी है, जो निर्णय लेता है वो सर्वमान्य होता है और हम सब लोग मिलकर, एनडीए इंटैक्ट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, 243 पर लड़ेंगे, सभी लोग जीत के आएंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है कि राजनाथ सिंह जब संबोधन करेंगे तो उनके टिप्स से आप लोगों को और क्या चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई एक पदों को सुशोभित करते हुए आए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे हमारे अभिभावकों के द्वारा हम नए ऐसे पदाधिकारियों को कुछ टिप्स तो मिलता ही है और जब वरिष्ठ प्रोफेसर आते हैं तो जूनियर को लाभ मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। वरिष्ठ प्रोफेसर आते हैं, बिल्कुल। देखिए, राम सूरत राय जी ने बड़ा दिलचस्प बातें कही। तो जाहिर तौर पे बिल्कुल जैसे कि आपने सुना, अभी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी इसमें और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा राजनाथ सिंह का संबोधन की वो क्या कुछ कहते हैं। लेकिन बिल्कुल राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह भी उस पर बोलेंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि आपने बोला है कि जो निंदा प्रस्ताव जिसकी चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आज बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई मुद्दों पर नजर रहेगी, मीडिया की भी नजर बनी रहेगी और तमाम लोग ये जानने के लिए इच्छुक रहेंगे कि जब राजनाथ सिंह संबोधन उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जब जो अम्बेडकर विवाद को लेकर जो तस्वीर के विवाद हुआ था, वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी के वरिष्ठ प्रोफेसर जैसे कि अभी मंत्री जी ने कहा है कि जब वो सभी को संबोधित करेंगे, उनकी तरफ से जब टिप्स दिए जाएंगे तो क्या महत्वपूर्ण बातें उनके मुंह से निकलती है जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के लिए बेहतर होगी और उसी के आधार पर वो चुनावी रणभूमि में उतरेंगे और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, वक्फ कानून के विरोध को लेकर चल रही सियासत की आंच अब मौलाना, छपरी और टपोरी जैसे शब्दों पर आ गई है। पहले बीजेपी के गौरव भाटिया ने तेजस्वी यादव को मौलाना तेजस्वी कहा, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को छपरी और टपोरी बता दिया। अब तेजस्वी के पलटवार पर बीजेपी के अजय आलोक ने जोरदार हमला बोला है। क्या क्या बोल रहा है? जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। शरीयत कानून लागू करने की बात है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। अरे तेजू बाबा, भले आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हों, लेकिन बुद्धि तो वही रहेगी ना, छोटी की छोटी। पढ़ाई लिखाई का देखिए कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को आप टपरी या छपरी बोलेंगे, टपोरी। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या नेता 9वीं फेल नहीं है। और देखिए, कुछ महीने के बाद ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा जा रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बीमार नहीं, बुलंद है बिहार, धुर्तों की नहीं, नीतीश की है सरकार। तो ये पोस्टर वॉर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और देखिए, हर रोज अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर निशाना साधा जाता है। और यहां एक बार फिर से नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए जेडीयू की तरफ से पोस्टर साझा किया गया है। अब बीमार नहीं, बुलंद है बिहार, धुर्तों की नहीं, नीतीश की है सरकार, 25 से 30 फिर से नीतीश। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां देर रात शहर में एक अनियंत्रित हाइवा ने पूरे शहर में कोहराम मचाकर रख दिया। हाइवा को शहर के रिहायशी इलाके में काफी स्पीड में भगाया जा रहा था। जो भी सामने आ रहा था उसे टक्कर मारते रौंदते हाइवा सड़क पर भाग रही थी। शहर के लगभग 6 किलोमीटर के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगे आगे हाइवा और उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार लोग उसका पीछा करते हुए नजर आए।
जिसके बाद रहमगंज में जाकर हाईवा को रोका गया, जिसके बाद पिटाई और हाईवा में तोड़फोड़ का लाइव शॉट कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल मौका मुहर्रम पर्व को लेकर अखाड़ा के खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। हाईवा दिल्ली मोड़, टावर चौक, उर्दू बाजार, नीम चौक, दारू भट्टी चौक से नाका 5 से भागते हुए रहमगंज के पास आकर रुक गया, जिसके बाद लोगों ने हाईवा के ड्राइवर और खलासी की पिटाई शुरू कर दी। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि आखिर किन कारणों से ऐसी घटना को अंजाम चालक ने दिया, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोनों अब पुलिस के कब्जे में हैं और डीएमसीएच में दोनों का इलाज चल रहा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे स्थानीय लोगों की तरफ से चालक और उपचालक की जबरदस्त पिटाई की गई है और फिर दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हाईवा में तोड़फोड़ का ये लाइव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं जो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो हाईवा थी जो लगातार 6 किलोमीटर सड़क पर रौंदते हुए लोगों को नजर आई और लोग इसका पीछा करते हुए नजर आए। कैसे इस हाईवा में तोड़फोड़ की जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में गजब का आक्रोश देखा गया, घंटों तक सड़क को जाम रखा गया। बेकाबू हाईवा ने कैसे दरभंगा की सड़कों पर उत्पात मचाया है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अनियंत्रण ट्रक जो छत्तीसगढ़ नंबर है वो अनियंत्रित होकर चली आ रही है दरभंगा टावर की तरफ से और रास्ते में बहुत ही लोग को, दर्जनों लोग को घायल करते हुए वो रहमगंज चौक पर आई है। तो यहाँ जो कुछ लोग को घायल कर दिए वो जिसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है और अगर जैसे पब्लिक की जैसे कि इन लोग की मूव हुई तो उसके पीछे में कम से कम 500 मोटरसाइकिल तो लोग मुहर्रम का जो अभी चल रहा है वो लोग उस ट्रक वाले का पीछा कर रहे थे। अगर उस ड्राइवर को नहीं बचाया जाता तो मोह बिजली के कारण उसकी हत्या हो जाती और उसको अभी प्रशासन के द्वारा फिर उसको ले गया डीएमसी इलाज करने के लिए और प्रशासन यहाँ पे पहुंच गई, व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाने में लगे हुई है। हम लोग भी जाँच पड़ताल में लगे हुए हैं। पहचान हुई कौन था वो कुछ पता चल पाया? नहीं, पहचान में अभी नहीं हो पाई है कि जो अभी तक वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई है उसको अनुसार रही है कि एक ट्रक जो है वो अभी जो हम लोग के सामने है वो अनियंत्रित थी, जिस कारण से ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था अनियंत्रित और उसी पे लोग घूम हुए और गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। फिर जो है ड्राइवर थे और उसके साथ जो खलासी थे पुलिस ने उनको बचा के भीड़ से ले गई है, उनका भी इलाज चल रहा है। जो वही प्राथमिक रूप से सूचना मिल रही है कि 2 लोग जो घायल है वो डीएमसीएच में इलाज है। ये एक हिट एंड रन टाइप से मामला हो रहा है। मतलब सूचना के हिसाब से कितने लोग इंजर्ड है? अभी तक हम लोग को 1-2 लोगों की सूचना है, 1-2 लोग। हाँ, अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। डीएमसीएच हमारी टीम गई हुई है। और इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुछ मुस्लिम युवकों पर नाबालिग हिंदू लड़के लड़कियों की तस्करी का आरोप लगा है। एसएसबी की टीम ने 2 मुस्लिम युवक सिराज और रियान को रक्सौल से गिरफ्तार किया। ये लोग कम उम्र के लड़के लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर अलग अलग राज्यों में भेजते थे। तस्करों ने खुलासा किया कि वे लोग कुछ समय तक बच्चों को दिल्ली में रखते और उसके बाद उन्हें हैदराबाद ले जाने वाले थे। और अब बात बिहार के मौसम के मिजाज की करेंगे। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो वहीं सिवान में भीषण गर्मी पड़ रही है। सिवान में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। सुबह में ही तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जा रहा है तो दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री पहुंच रहा है। लोग अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बारिश हो जाए और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार के कई जिले में झमाझम बारिश हो रही है तो वही कई जिले में मानसून दस्तक दे चुका है तो वहीं सिवान में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी से लोग परेशान है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं रामराज मोड़ की है जहाँ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आने जाने लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी इस कदर है कि सुबह में ये टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, दोपहर होते होते ये टेम्परेचर 40 के आसपास हो जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का सिवान में मौसम हो रहा है। सुबह सुबह 30-32 डिग्री का टेम्परेचर हो जा रहा है। हम अमवारी राजकीय मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं। सुबह विद्यालय जो है डे हो गया है जिससे कि परेशानी होती है, बहुत गर्मी हो जाता है, बारिश भी नहीं हो रही है, बादल छाने पे और धूप निकलने पे जो है उमस भरी गर्मी है और जो 12 बजे दिन तक तो और ज्यादा बढ़ मैंने 40-45 तक पहुंच जाता है, 40 तक पहुंच जाता है। रोमस श्रीवास्तव। किस तरह की मौसम है सिवान में? बहुत बुरा हाल बा भाई, बहुत बुरा हाल है। गर्मी से हालत खराब है हम लोग का। हम लोग लेबर मजदूर का काम करते हैं
एकदम पसीना के मारे हालत खराब हो जाता है। बारिश हो रही है कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है और काफी परेशानी हो रहा है। ये सब मतलब क्या नाम है आपका? नाम मेरा सरफुद्दीन है। तो ये देख सकते हैं चूंकि सिवान में अभी भी लोगों की बारिश का इंतजार है। सुबह में टेम्परेचर 30-32 तक पहुंच जा रहा है, तो वहीं दोपहर होते होते 40 के आसपास पहुंच जा रहा है। ऐसे भीषण गर्मी में सबसे अगर परेशानी हो रही है तो मजदूर तबके के लोगों को, चूंकि उनको मजदूरी करने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में अभी भी सिवान के लोगों को बारिश का इंतजार है ताकि उमस भरी गर्मी में थोड़ी राहत मिले। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और लगातार हो रही बारिश के बाद आरा में सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों से पानी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोन के तटवर्ती इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए हैं। के आगमन से गर्मी से लोगों को राहत मिलती दिख रही है और झमाझम हो रही बारिश के कारण लोगों ने राहत की सांस ली है। मानसून के आगमन के साथ ही पूरे भोजपुर जिले की अगर बात करें तो पूरे जिले में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम बदल गया है और लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। वहीं अगर जिले की अगर नदियों की बात करें तो इस बारिश के कारण नदियों में पानी छोड़े जाने के कारण इनके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं कोइलवर में, जहां सोन नदी के जलस्तर में लगातार पिछले 2 दिनों से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो सोन के तटवर्ती इलाके के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि हर रोज बारिश के कारण पानी को छोड़े जाने के कारण जलस्तर में वृद्धि हो रही है और जिसके कारण जो कोइलवर का ये 6 लेन पुल है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो पुल का पिलर है उसके करीब पानी पहुंच गया है, क्योंकि पिछले 3 दिन पूर्व यहाँ पानी जो था, सोन का जलस्तर जो था वो पिलर के काफी नीचे था, लेकिन जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण यह काफी ऊपर चला गया है और रोज लगातार सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। इसको लेकर के जिला प्रशासन भी लगातार सक्रिय है और स्थानीय जो तटवर्ती इलाके के लोग हैं, जो इस आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको ऐतिहासिक तौर पर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है ताकि जान माल के नुकसान से बचाया जा सके। वहीं सोन नदी के जलस्तर में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण वृद्धि दर्ज की जा रही है। हर रोज तकरीबन 5 सेंटीमीटर जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण आसपास के लोगों को भी खास सतर्क रहने का निर्देश दे दिया गया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। त्रिपुरा में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय में चिंता देखी जा रही है और इसी को लेकर डीआईजी से लेकर स्थानीय थानों तक को सतर्क भी कर दिया गया है। खासकर शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के साइबर अपराधियों का गढ़ इसे माना जाता है, जहां खेत खलिहानों में बैठकर साइबर अपराधी साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शेखपुरा पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले का शेखोपुर सराय प्रखंड जो है वो साइबर अपराधियों का सेफ जोन बन गया है। वैसी स्थिति में एक बड़ा नेटवर्क है इसका, जो भोले भाले लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर के और डिजिटल अरेस्टिंग से लेकर तमाम कार्यों का निष्पादन कर रहा है। लेकिन एसपी ने इसे गंभीरता से लिया है और वो चिन्हित किया जा रहा है जो साइबर अपराध के धंधे में जुड़े हुए लोग हैं और अकुत संपत्ति जमा किया हुआ, ऐसे लोगों को चिन्हित कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जा रही है ताकि अपराधियों में एक भय पैदा हो। जरूरत है इसे जमीनी स्तर पर उतारने का, ताकि जो भोले भाले जनता रोज ठगी का शिकार हो रहे हैं उससे बचाव हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और देखिए, न्यूज 18 ऐप अब नए अवतार में है। न्यूज 18 ऐप आप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल फोन पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप जल्द से जल्द स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड कर लें न्यूज 18 का ऐप। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।